अब नेक्स्ट जो हमारा, हमने 11th में ग्रेविटेशन स्टडी किया था मासेस के बारे में। अब यहां पे हमने चार्ज को भी स्टडी कर दिया। अब इन दोनों के बीच में हम जरा डिफरेंस देखते हैं, किसके बीच में, चार्ज और मास में, कि दोनों में क्या डिफरेंस है। हमने यहाँ पे हम लोगों ने 4 फंडामेंटल बेसिक फोर्सेस जो है वो स्टडी कर चुके हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती है, और जो मासेस के बेसिस पे होती है ऑलवेज अट्रैक्टिव, और दूसरी क्या होगी हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस से स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो चार्ज और मास की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये हमने पढ़ा। चार्ज जो है वो क्या होता है, क्वांटाइज्ड। ठीक है, बट नथिंग इज क्लियर टिल टुडे रिगार्डिंग द क्वांटाइजेशन ऑफ मास। तो मास इज नॉट क्वांटाइज्ड, मास इज नॉट क्वांटाइज्ड, क्योंकि अभी तक हम फंडामेंटल मास या उसी को फिक्स नहीं कर पाए हैं। तो मास जो है, ठीक है, तो फर्स्ट क्या होगा, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, एंड सेकंड इज मास इज नॉट क्वांटाइज्ड। Second, charge is conserved, but mass is not conserved. क्योंकि mass that can be converted into energy according to the relation E is equal to mc square. अभी हमने स्टडी किया चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो चार्ज इज कंजर्व्ड बट मास इज नॉट कंजर्व्ड। नेक्स्ट, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। There is no effect of speed on the magnitude of charge, but mass changes. Mass changes. According to the Einstein's special theory of relativity, m is equal to m naught divided by under root 1 minus v square by c square. Now here m जो है that is moving mass of body, m0 जो है that is rest mass of body, v is the velocity of body, and c is the velocity of light, राइट। तो अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्या होगा, मास जो है वो क्या करता है, दैट चेंजेस, इंक्रीजेस। अब ये हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, रेस्ट मास किसके बराबर हो जाएगा, m इंटू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और अगर बॉडी जो है दैट मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो क्या हो गया, ये यहाँ पे रेस्ट मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और जब बॉडी मूव करेगी तो उसका मास जो है वो क्या होता है, चेंज मींस दैट इंक्रीजेस। Next, the electrostatic forces
between the charges are attractive as well as repulsive, डिपेंडिंग वेदर द चार्जेस आर लाइक और अनलाइक। अगर लाइक चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस होंगे तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। बट ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो होती है, अनलाइक चार्जेस होंगे तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। बट ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो होती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन द masses are always attractive। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज कैन नॉट exist without mass। चार्ज है वो बिना मास के कभी नहीं होगा। अगर कोई हमारे पास चार्ज बॉडी है तो उसका मास भी होगा। जैसे मिनिमम चार्ज किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻³ kg, और प्रोटॉन जो है उसका चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। उसका मास क्या होता है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। अगर हमारी न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी का क्या होता है, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होता है, तो टोटल चार्ज की वैल्यू क्या होगी, 0, और बॉडी का मास होगा। ठीक है। तो मास जो है दैट एग्जिस्ट कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स थे, चार्जेस और मासेस के बीच में डिफरेंस। क्लियर। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आ गया, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मास इज नॉट क्वांटाइज्ड। मास क्यों क्वांटाइज नहीं होता है, क्योंकि अभी तक हम मास के जो फंडामेंटल मास है वही फिक्स नहीं कर पाए, तो इसलिए मास जो है दैट इज नॉट क्वांटाइज्ड। मे भी आने वाले टाइम पे हो सकता है कि मास भी क्वांटाइज्ड हो, अगर हम फंडामेंटल मास को फिक्स कर दे जस्ट लाइक चार्ज, तो उस केस में मास जो है वो भी क्या हो जाएगा, क्वांटाइज्ड हो जाएगा। ठीक है। चार्ज इज कंजर्व्ड, मास इज नॉट कंजर्व्ड। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी अकॉर्डिंग टू द रिलेशन E इज इक्वल टू mc²। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो स्पीड से चेंज नहीं होता। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, बट मास जो है दैट चेंजेस व्हेन बॉडी मूव्स अकॉर्डिंग टू द रिलेशन दिस इज गिवन बाय आइंस्टाइन। वो रिलेशन क्या था, एम, अभी मैंने बोर्ड पे लिखा, वही रिलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। उसके बाद फोर्सेज जो होती है चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव दोनों होती हैं, लेकिन मासेस के बीच में जो फोर्सेज होती हैं वो क्या होती है, अट्रैक्टिव होती हैं। चार्ज जो है दैट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास जो है दैट कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। तो ये था हमारा चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ जो है, अभी हम पढ़ चुके हैं कि चार्जेस जो है वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। और चार्जेस के बीच में जो फोर्स है, अब वो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो किसके बराबर होगा, उसको कैलकुलेट किया था किसने, कूलम्स ने। ठीक है। और ये लॉ जो कूलम्स ने, इसका पूरा नाम कूलम का था, चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम, 1785 में दिया था फ्रांस में। ठीक है। और ये जो लॉ है इसकी लिमिटेशंस क्या है, इट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, और दूसरा किसके लिए, स्टेशनरी चार्जेस के लिए। दिस लॉ इज वैलिड फॉर स्टेशनरी एंड
पॉइंट चार्जेस, ये इसकी लिमिटेशन है। अब ये जो हमारे पास ला है ये क्या कहता है कि सपोज हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं। अब ये मैं थोड़ा सा साइज बड़ा दिखा रहा हूं इनका, क्योंकि डिस्टेंस जो होते हैं वो सेंटर से लिए जाते हैं, इसलिए सेंटर दिखाने के लिए चार्जेस का साइज जो है वो मैं बड़ा शो कर रहा हूं। सपोज हमारे पास देयर आर 2 चार्जेस, पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, और इनके जो सेंटर्स हैं दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अब इसका स्टेटमेंट जो है वो आपको मैं नोट्स जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, वहां से देख लेना। मैं आपको स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे बोल देता हूं कि कूलम्स लॉ जो है दिस लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन मींस अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, या ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो क्या हो गई, अट्रैक्शन हो गई। और रिपल्शन मींस दोनों चार्जेस जो है वो क्या है, पॉजिटिव है या दोनों क्या है, नेगेटिव है। तो डिपेंड करेगा चार्जेस के साइंस के ऊपर। तो दिस लॉ सेज दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, कौन से चार्जेस, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, is directly proportional to product of the charges and inversely proportional to the square of distance। और ये जो फोर्स होती है, this force acts along the straight line joining the centers of the charges। Now according to the statement, suppose हमारे पास 2 चार्जेस है Q1 एंड Q2, सेपरेशन किसके बराबर है, R के बराबर। तो according to Coulomb's law, force is directly proportional to product of magnitude of the charges। मीन्स ये 10 कूलम है, ये 20 कूलम है, तो 10 इंटू 20 कितना होगा, 200। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। एंड सेकंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मीन्स जैसे जैसे डिस्टेंस जो है वो चेंज होगा, चेंज मीन्स अगर डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है तो फोर्स जो है वो डिक्रीज करेगी। सपोज जो हमारे पास प्रेजेंट डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस को अगर हम डबल कर देते हैं से 2r, तो 2r का स्क्वायर क्या होगा, 4r स्क्वायर। तो फोर्स जो है दैट विल डिक्रीज बाय 4 टाइम्स। अगर हमारे पास 3 टाइम्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9r स्क्वायर। तो फोर्स जो है दैट डिक्रीजेस बाय 9 टाइम्स। या डिस्टेंस को हम डिक्रीज कर रहे हैं, सपोज डिस्टेंस को अगर हमने r के बजाय हाफ कर दिया, r बाई 2 का स्क्वायर, तो दैट विल बी इक्वल टू r स्क्वायर बाई 4। तो जब यहां लेंगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो उस केस में फोर्स जो है दैट इंक्रीजेस बाई 4 टाइम्स। तो ये लॉ जो है इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। नाउ ऑन कंबाइनिंग, F is proportional to Q1 Q2 divided by R square। और यहां पे हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे, कांस्टेंट स्मॉल के या C से भी डिनोट करते हैं, Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। व्हाट इज K? K is constant of proportionality known as Coulomb's constant। Its value depends upon nature of medium between the charges। जो चार्जेस हैं उसके बीच में कौन सा मीडियम है, फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस मींस एयर या वैक्यूम, या हमने यहां पे दोनों चार्जेस को वाटर में प्लेस किया हो तो मीडियम इज वाटर। तो मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्सेस में ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था इसको हम यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है वो थ्रू आउट द यूनिवर्स कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो ये हर जगह इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। लेकिन ये कूलम कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मीडियम। एंड सेकंड, सिस्टम ऑफ यूनिट सिलेक्टेड, सिस्टम ऑफ यूनिट सिलेक्टेड, ठीक है। अब इन एसआई सिस्टम in SI system
इन एसआई सिस्टम के की जो वैल्यू होती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वो क्या होती है 1/4πε0 that will be equals to 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब जरा इसको ध्यान से समझाइए, ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये क्या होता है, दैट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब होता है एयर और वैक्यूम। जब भी हम वर्ड यूज कर रहे हैं फ्री स्पेस तो इसका मतलब क्या होगा, चार्जेस या तो एयर में है या वैक्यूम में है, राइट। अब ये 9 इंटू 10⁻⁹ कहां से आया, इसको ये समझ ले आप कि हम सपोज हमारे पास दो चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या 1 कूलम ईच, और इनमें जो सेपरेशन है दैट इज से 1 मीटर। मीडियम क्या हो गया, फ्री स्पेस। तो उस केस में इन चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, वो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। ये एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेटेड वैल्यू है। सपोज हमारे पास दो चार्जेस हैं हैविंग मैग्नीट्यूड 1 कूलम ईच सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1 मीटर अपार्ट इन फ्री स्पेस, आइदर अट्रैक्ट और रिपल ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। मीन 1 कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18। तो यहाँ पे तो उनके बीच में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो इसके बराबर होता है, राइट। अब ये जो हमारे पास के आ रहा है, के का जो फॉर्मूला बनेगा हमारा, तो वो क्या हो गया FR² डिवाइड बाई Q1 Q2। अब जरा ध्यान से देखिए आप, यहां पे क्या हो रहा है एफ की वैल्यू क्या होगी 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, ये आ गया। अब आगे आर इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को किस में लेते हैं, मीटर्स में। तो मीटर स्क्वायर नीचे क्या है चार्जेस Q1 Q2 कूलम्स, तो पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। और ये जो वैल्यू है वो ये परमिटिविटी, अगर इसको देखे जाए मैथमेटिकल तो क्या होगा 1/4πε0 के बराबर, पाई तो मालूम है 3.14। अब एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी, परमिटिविटी क्या होती है, ये प्रॉपर्टी होती है मीडियम की कि कोई भी मीडियम मीन्स जो भी चार्जेस के बीच में मीडियम है वो कितनी फोर्सेस को अलाउ कर रहा है, उसको नाम देते हैं परमिटिविटी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विच डिटरमिन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द चार्जेस। क्लियर। अब परमिटिविटी जो है इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 1/4π के, एंड ये वैल्यू जो है वो किसके बराबर होती है 4π हो गया 3.14, और के की वैल्यू किसके बराबर है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एंड ऑन कैलकुलेटिंग ये वैल्यू आती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो ये आगे परमिटिविटी ऑफ किसकी, फ्री स्पेस की। और ये वैल्यूज, इन वैल्यूज को आप लोगों ने याद रखना है न्यूमेरिकल्स में। तो कूलम्स कांस्टेंट जो है एसआई सिस्टम में इसकी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू आगे। और ये अपने नॉलेज के लिए सीजीएस सिस्टम में जो के कूलम कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो अब हमारा जो रिलेशन है कूलम्स लॉ का फोर्स का, वो के किसके से रिप्लेस कर लेंगे हम 1/4πε0 Q1 Q2 upon R square। Now this is Coulomb's law, right। अब अगर हम चार्जेस को मीडियम में लेते हैं, सपोज यही सेम चार्जेस है व्हाट टेकन इन ए मीडियम कोई भी हो सकता है, वाटर है, कोई गैस है, हाइड्रोजन है, या एनी अदर मीडियम, राइट। डिस्कस हो जाएगा। तो चार्जेस जो है वो किसी मीडियम में ले लिए, डिस्टेंस किसके बराबर है आर के बराबर। If charges are taken in a medium, then epsilon naught is replaced by
एप्सिलॉन। नाउ व्हाट इज एप्सिलॉन? एप्सिलॉन जो है दैट इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो उस केस में हमारा फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन मीडियम किसके बराबर हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 divided by R square. So epsilon naught is replaced by epsilon. Now this is the value of force between the charges in a medium. तो ये रिलेशन आ गया, ठीक है। Now this is Coulomb's law.